हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी गुरु पर। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में कुछ पढ़ा था। तो आज हम उसके दूसरे चैप्टर में शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। 2.3 रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंकों के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल हड़ताल दिया आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय पर जीवन बिताते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति वे क्रांति के नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा समाजवादी दशा बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिकवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लेकिन लेकिन लेनिन का मानना था कि कुछ में एकजुटता नहीं है। वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविक खेमे मुखिया सोचते थे कि जार मतलब राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता देनी चाहिए। 2.4 उथल पुथल का समय। रूसी 1905 की क्रांति। रूस की एक निरंकुश राजशाही था। एक अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिला।
रूसी रूसी मजदूर के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों के पीट लो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे कर दिए, जो किए जाने वेतन वृद्धि स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। 1905 में क्रांतिकारी रूस बटे उधर क्या हुआ थी, क्रांतिकारियों क्या मांग थी? कुछ नए नए शब्द। निरंकुश राजशाही, राजा के बिना राजटोक शासन। जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वास्तविक वेतन यह पैमाना है कि किसी व्यक्ति का वेतन वास्तव में कितनी की जा सकती है। 2.5 पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोध के भावनाओं के कारण ही उन लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था। जरीना जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंद्रा के जर्मन मूल के होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रास्पुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को लोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फैसला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का ताबड़तोड़ मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 से 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और पीछे हटती रूसी सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिए डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए।
इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। ये पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही का चित्र है। पत्रो तीन पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालात बहुत खराब थे। ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनबल के इलाके, स्प्रिंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में डीमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह था। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थ की भारी कमी पैदा हुई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रही, इसलिए वह जार द्वारा डीमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। नए शब्द तालाबंदी। फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना तालाबंद कहलाता है। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व और औरतें कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच निवेशकी प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप में संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों के मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। फिर सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने डूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और उन्होंने 27 पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस-नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह में काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते और असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ मिल गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां तक डीमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। नए शब्द सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासन का सोवियत मतलब रूस के स्थानीय स्वशासन का संगठन।
अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च की गद्दी छोड़ दी। सोवियत और डीमा के नेताओं ने देश के शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसले लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी पर से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी क्रांति में महिलाएं। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों से प्रेरित करती थीं। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल का अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांध दी। इसके बाद में मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मजदूरों के उसके समर्थन के पहले ही तैयार थे। फोरमैन काम पर मौजूद उसके समर्थक को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाए। उसने पाव रोटी तो ले ली लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रकाशक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलट कर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की काम नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्द ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। स्रोत चैटर्जी सेलिब्रेटिंग विमेन 2002। 3.1 फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत के तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों के सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त की जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 3 मांगों को लेनिन की अपील थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अब रेडिकल उद्देश्यों को न स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का काम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया है। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अब थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है।
इसीलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी।